एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 11th का बच्चों सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों क्वांटम संख्याएं। जी हाँ बच्चों, क्वांटम संख्याओं को बेटा हमने बिल्कुल डीप में पढ़ा है और हम इसका ऑलरेडी बेटा 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो ये हमारा बेटा 3rd लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके बेटा जरूर वो वीडियो देख लें। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज क्वांटम संख्याएं कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। शुरुआत करने से पहले बेटा मैं कुछ फैक्ट लिख देता हूं आपके लिए, वो आपको बेटा याद रखने हैं। वैसे आपको मैंने हर वीडियो में बताया है बेटा जो फैक्ट थे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ फैक्ट बेटा लिख देता हूं, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। देखें बेटा, मैं बात कर रहा हूं केवल एन के लिए। किसके लिए? एन के लिए। ठीक है बेटा, एन के लिए सारे पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं बेटा। तो एन के लिए बेटा एल के कुल मान, एल के कुल मान जो होते हैं वो होते हैं बेटा एन। कितने होते हैं? एन। दूसरा पॉइंट बेटा मैंने आपको बताया था, एन के किसी भी मान के लिए एस के कुल मान बेटा वो होंगे 2n²। कितने होंगे? 2n²। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट, L के कुल मान n होंगे और S के कुल मान 2n² होंगे और M के जो कुल मान है बेटा वो होंगे आपके n²। कितने होंगे बेटा? n²। ठीक है, और L के किसी भी मान के लिए M के कुल मान, L के किसी भी मान के लिए M के कुल मान तो बेटा वो होते हैं आपके 2l+1। क्या होते हैं बेटा? 2l+1। चलिए बेटा क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करनी नहीं है, लेकिन बेटा कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने दिया बेटा n बराबर 2 के लिए l के कुल मान कितने होंगे? n बराबर 2 के लिए l के कुल मान, तो बेटा मैंने बताया l के कुल मान कितने होते हैं? जितना n का मान होता है तो l के कुल मान कितने होंगे बेटा? 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, n बराबर 2 के लिए l के कुल मान कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मैं m के कुल मान पूछूं, m के कुल मान, तो बेटा m के कुल मान कितने होते हैं? n का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। ठीक है, और अगर मैं s के कुल मान पूछूं, s के कुल मान बेटा कितने हो जाएंगे? तो s के जो कुल मान है बेटा वो कितने हो जाएंगे? 2 n²। 2 n², मतलब 2 इंटू, और n की वैल्यू भी मैंने कितनी दी है बेटा? तो दी है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 8 हो जाएगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बेटा इन चीज़ों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा मेरा पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद टेक्निकल फॉर्म में लूंगा। सबसे पहले बेटा चारों क्वांटम संख्याएं हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये मान आपको तभी क्लियर होंगे जब आपने फर्स्ट वीडियो देखा है और सेकंड भी। तो बेटा क्वांटम संख्याएं होती क्या है? इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूप से स्थिति बताने के लिए जो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले बेटा ये देखें कि क्लोरीन कौन से नंबर पे होता है? तो बेटा ये होता है 17 पे। किस पे होता है? 17 पे। और सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो मान लेता हूँ बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5। ये बेटा आपने अफबाउ के प्रिंसिपल में सीखा होगा।
या मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में कुछ वीडियो दिए थे जिनमें मैंने नेम ऑफ एलिमेंट, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा तो बेटा वो भी आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, या बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, रासायनिक सूत्र बनाना सीखें। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन आप समझ गए होंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? 3p5 में, 3p5 में। तो बेटा क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4, n, l, m और s, यही होती थी। तो n बेटा कौन सी होती थी? मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी होती थी बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। l कौन सी होती थी बेटा? मैं एक बार फिर बता रहा हूं आप सभी को, द्विगंशी क्वांटम संख्या। m होती थी बेटा आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। और जो s होती थी बेटा आपकी, वो होती थी चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी होती थी बेटा? चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर? तो बेटा जो मुख्य क्वांटम संख्या होती थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? कोस को। ये आपको बेटा लिखना नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती थी? उपकोष को। और चुंबकीय क्वांटम संख्या बेटा किसको रिप्रेजेंट करती थी? तो ये रिप्रेजेंट करती थी बेटा कक्षक को, ठीक है। और ये कक्षक में चक्रण की दिशा को। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? कोस को। तो बेटा क्लास कितनी है? तो n की वैल्यू आपकी होगी बेटा 3। कितनी होगी? 3, क्योंकि कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। जैसे ये फर्स्ट क्लास बेटा, ये सेकंड, ये थर्ड। तो मैंने अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो कौन सी क्लास है? 3। 4 होता तो 4, 5 होता तो 5। क्लियर? बात करते हैं बेटा s की, सॉरी बेटा l की कर लेते हैं। तो l के लिए मैंने आपको हिंट दिया हुआ था बेटा। क्या दिया था? एक बार फिर लिख लेता हूँ। मैंने बताया था s उपकोष के लिए वैल्यू 0 होती है, p उपकोष के लिए वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए होती है बेटा 3। अगर आपका इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है तो वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। p में एंटर करता है तो वैल्यू होगी 1, d में एंटर करता है तो वैल्यू होगी 2 और f में एंटर करता है तो वैल्यू होगी 3। क्लियर? तो बेटा हमारा कौन से उपकोष में एंटर करता है? जवाब है बेटा p। कौन सा है? p। तो p के लिए 1, वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये हो गया बेटा आपका 1, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा कक्षक की। किसकी? कक्षक की। तो बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? कक्षक को। तो पहले आपको कक्षक बनाने पड़ेंगे। तो बेटा p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो बेटा p उपकोष में होते हैं 3 कक्षक। कितने होते हैं? 3। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था बेटा ऑलरेडी। s में 1 होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं और f में आपके 7 कक्षक होते हैं। क्लियर बेटा? तो लेकिन हमारे पास p में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5। कितने हैं? 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन एंटर तो करने आते होंगे बेटा। पहले सिंगल सिंगल एंटर करता है, उसके बाद पेयर बनते हैं। तो बेटा क्वांटम संख्या के लिए m के मैंने मान बताए थे आपको -l से +l तक। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। चलिए पहले -l से +l तक समझ लेते हैं। तो बेटा l की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -l से, मतलब -1 से। और वैल्यू कहाँ तक होंगी? +1 तक। मतलब बेटा क्या हुआ? -1, क्योंकि -l से स्टार्ट है और l का मान कितना है? 1। तो कितना हो गया? -1। कहाँ तक होगा? +1 तक। 0 और +1। अगर बेटा l का मान 2 होता, इन एनी केस अगर l की वैल्यू 2 होती तो बेटा कितना होता? -2 से और +2 के बीच। -2 से +2 के बीच, मतलब -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर? अगर ऐसे समझ में नहीं आता है बेटा तो आप ये ध्यान रखें, p उपकोष में बेटा कितने कक्षक बनेंगे? 3। तो बीच वाले की वैल्यू दे दें 0। d में कितने बनते हैं बेटा? 5। बीच वाले की वैल्यू 0। f में कितने बनेंगे बेटा? 7। ठीक है ना बेटा? तो बीच वाले की वैल्यू 0। क्लियर? बीच की वैल्यू समझ में आ गई? बीच का नंबर 0 दे दीजिए। s में तो एक ही होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। जब आप लेफ्ट में जाएं तो -1, राइट में जाएं तो +1, लेफ्ट में जाएं -1 +1 और लेफ्ट में जाएंगे -2 +2, -1 +1, -2 +2, -3 +3। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है? अब आपको ये देखना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था। तो बेटा पहले हमने ये फिल किया था 1, उसके बाद ये फिल किया था 2, उसके बाद 3, उसके बाद बेटा 4, नीचे की डायरेक्शन थी, फिर 5 और फिर 5 ही थे। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा? ये है।
तो इसके ऊपर कितना है बेटा 0, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। ध्यान रखें बेटा m की वैल्यू में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन एंटर करने और उसके बाद ये जो नंबर करने का तरीका आ गया होगा यहाँ से, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है बेटा। और s की तो मैंने 2 ही वैल्यू बताई थी आपको। s की वैल्यू या तो +½ होती है या -½ कितनी होती है, या तो +½ या -½ तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ को है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होता है तो उसके लिए -½ होती है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है तो +½ होती है। मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो +½ होती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो -½ होती है। तो इस तरीके से बेटा हमने मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 3, द्विघांसी क्वांटम संख्या की 1 डायरेक्ट समझ में आ गई होगी, p के लिए 1 होती है। s की वैल्यू बेटा आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है जब आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने होते हैं। अप की डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसकी बेटा अपवर्ड है तो +½ और डाउनवर्ड में है तो -½ क्लियर। चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए बेटा आपको पहले ये सीखना चाहिए कक्षक कितने होते हैं ये भी ध्यान रखना है। s में कितना होता है 1, p में कितना होता है 3, d में कितना होता है 5 और f में कितना होता है 7। बीच वाले को 0 दीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। जिस बॉक्स में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर जो नंबर होगा वही आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ बेटा 3d7 के लिए। किसके लिए बेटा, अब की बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं करना है। 3d7 के लिए n, l, m व s के मान बताइए। n, l, m और s के मान बताइए। देखें बेटा तो कितना हो जाएगा 3d7 के लिए, आप गौर से देखें बेटा। 3d7 के लिए सबसे पहले निकालेंगे n। क्या निकालेंगे n, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो बेटा क्लास कौन सी है, तीसरी, तो ये हो गया n = 3। उसके बाद बात करेंगे बेटा l की। तो मैंने आपको बताया था s के लिए कितना था 0, p के लिए कितना था 1, d के लिए कितना था 2 और f के लिए बेटा कितना बताया था 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन से में बेटा d में है, तो d के लिए कितना आ जाता है 2। तो l की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2। इन दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है बेटा। चलिए थोड़ा सा m की तरफ को चलते हैं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। d में कक्षक कितने बनते हैं, तो d में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते थे 10 आते हैं। तो बेटा खाने कितने बनेंगे 5, कितने बनेंगे 5। चलिए मैं इधर ही बना लेता हूँ, ये हो गए बेटा आपके 1, 2, 3 और 5। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे बेटा आपके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ये तो आपको आता ही होगा। बीच वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा यानी कि मैंने बीच वाले खाने को बोला था कितना 0, इधर -1 इधर -2, यहाँ पर +1 और +2। अब आपको देखना है बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी क्वांटम संख्या होगी। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है बेटा। तो कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। तो इस तरीके से आपकी m की वैल्यू आ गई आसानी से, कोई मिस्टेक नहीं होती बेटा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा s की। तो s के लिए तो बिल्कुल फिक्स है, अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है बेटा तो प्लस और नीचे की तरफ है तो माइनस। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा कहाँ पर है, नीचे की तरफ। तो कितना हो जाएगा आपका -½ कितना हो जाएगा -½ चलिए इसी तर्ज पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने कहा 3p2 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बेटा आपको फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी जल्दी बताइएगा बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये रहा बेटा। चलिए मैं इसे 4 कर लेता हूँ बेटा, कभी आपको बार बार ऐसा लगे। 4p3 के लिए तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू बेटा तो s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए कितनी होती है 1, तो हमारा क्या है बेटा p, तो वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, बात करते हैं m की। तो m बेटा किसको रिप्रेजेंट करता था, कक्षक को। तो p के लिए कितने कक्षक बनेंगे, तो बेटा कक्षक बनते हैं 3। समझाया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, p में कितने कक्षक बनते हैं, बीच वाले को 0, इधर -1 और इधर +1। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फिल करेंगे, सिंगल 1, 2 और 3। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा कैसा है +1। तो बेटा ध्यान रखें आपको +1 ही लिखना है, ऐसा ना लिख दें कि 1 होता है उसमें ऑलरेडी प्लस साइन होता है, नहीं बेटा यहाँ आपको प्लस लिखना ही लिखना है। और s की वैल्यू बेटा आपके लिए कितनी आ जाएगी, तो s की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके लिए +½
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ को है, ऊपर की तरफ को है। तो बेटा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन का बेटा लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नया लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट है, एनसीईआरटी के सोल्व्ड एग्जाम्पल में से है। क्वेश्चन है बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए कक्षकों की संख्या बताइए। पूरा क्वेश्चन लिख लेना बेटा कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो बेटा आपको बताना है कि कुल कितने कक्षक पॉसिबल होंगे। तो बेटा जो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, कक्षक तो बेटा हमने क्वांटम संख्याओं में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कक्षक को कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करती है, तो रिप्रेजेंट करती थी m। कौन रिप्रेजेंट करती थी, m। ठीक है बेटा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती थी, कोस को। द्विघांसी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, कोस को। और बेटा कक्षक को कौन सी रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि m। इसका मतलब बेटा कक्षकों की संख्या निकल सकती है अगर हमारा m निकल जाए। क्या निकल जाए, m निकल जाए। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इधर जब किया था, n के लिए m के कुल मानों की संख्या, m के कुल मानों की संख्या तो बेटा कितनी बताई थी, वो बताई थी मैंने आपको n²। कितनी बताई थी, n²। और n की वैल्यू बेटा कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो n के लिए बेटा m के कुल मान कितने होंगे, 9 होंगे। और आपने देखा था बेटा थोड़ी देर पहले जब मैं बॉक्स बना रहा था, तो हर कक्षक के ऊपर एक संख्या लिखी होती है। तो जितनी संख्या होगी मान होगी उतने ही क्या होंगे, कक्षक। क्या होंगे, कक्षक। तो कक्षकों की कुल संख्या बेटा बराबर किसकी हो जाएगी, कक्षकों की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, m के कुल मानों की संख्या। m के कुल मानों की संख्या। तो बेटा कक्षकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 9। और m के कुल मान कितने हो गए, 9। कुल कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी 9 आ जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा n बराबर 3 दिया हुआ है और l बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये कौन से उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा n बराबर 3 कितना हो गया, 3 हो गया। l बराबर 1 किसके लिए होता है, तो ये होता है बेटा p के लिए। तो कौन सा कक्षक है, 3p। कौन सा है, 3p। जैसे मैं दे दूँ बेटा n बराबर 2 और l बराबर 0, तो n बराबर 2 तो 2 हो गया, और l किसको रिप्रेजेंट करता है, 0, s को। तो ये 2s के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, 2s के लिए। मैंने कहा n बराबर 4 और l बराबर बेटा आपका 2 ले लीजिए, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, क्लास को। और l बराबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, d को। किसको रिप्रेजेंट करता है, d को। तो ये हो जाएगा 4d। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बेटा आज बिल्कुल लेवल अलग कर देता हूँ क्वेश्चन का। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s होता है, क्या 1p होता है, जवाब है नहीं। 2s होता है, 2p होता है, 2d होता है, जवाब है नहीं। 3s, 3p, 3d, क्या 3f होता है, तो जवाब है नहीं। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि 1p, 2d और 3 उपकोष जो है वो संभव नहीं है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि 1p उपकोष संभव नहीं है, या 2d उपकोष संभव नहीं है, या 3f उपकोष संभव नहीं है। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेटा हमारा वो भी क्वांटम संख्याओं से ही होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन का लेवल बेटा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर बेटा न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके फीडबैक का बेटा हमें बहुत इंतजार रहता है, और आपके अच्छे फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।